आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। हुकूमत के ज़रिए CBSE के निसाब से मुग़ल हुक्मरानों की तारीख को हटाए जाने की बात जैसे ही सामने आई तो रियासत मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने उसका इस्तकबाल किया और कहा कि अगर CBSE से मुग़ल हमलावरों को हटाने की बात की जा रही है तो मैं इस फैसले का इस्तकबाल करता हूँ और मध्य प्रदेश हुकूमत भी इस पर गौर फिक्र करते हुए सूबे के निसाब से हमलावरों यानी मुग़ल हुक्मरानों को हटाएगी। वहीं इस मामले पर जमीयत उलमाए हिंद के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि तारीख को सियासत के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि तारीख तो तारीख होती है। अगर CBSE के निसाब से लोग मुग़ल तारीख को हटाना चाहते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि जब आप अकबर की तारीख को ख़त्म करेंगे तो फिर महाराणा प्रताप की तारीख भी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह औरंगज़ेब की तारीख को अगर ख़त्म करेंगे तो शिवाजी महाराज की तारीख को भी ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हाँ, ये सब नाकाबिल अमल मंसूबा है, क्योंकि आपको शिवाजी को पढ़ना होगा तो आपको औरंगज़ेब को भी पढ़ना होगा, और आपको महाराणा प्रताप को पढ़ना है तो आपको अकबर आज़म को भी पढ़ना होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी PC मोदी ने बताया कि तीसरे राउंड में जिन रियासतों के वोटों की गिनती हुई उनमें कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब रियासतें शामिल हैं। इस राउंड में कुल सही वोट 1333 थे, जिनके कदर 1,65,664 है। इस राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 812 वोट और यशवंत सिन्हा को 521 वोट मिले। उन्होंने बताया कि तीसरे राउंड तक कुल सही वोट 3,219 है, जिनकी कुल कदर 8,38,839 है, जिनमें से द्रौपदी मुर्मू को 5,77,777 यानी 2,161 वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को 2,61,062 यानी 1,058 वोट मिले। जुमेरात की सुबह पार्लियामेंट हाउस में शुरू होने वाली गिनती के पहले मरहले में तमाम अरकान पार्लियामेंट के वोटों की गिनती की गई। इंतखाबात के लिए मुकर्रर करदा रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल PC मोदी ने बताया कि सही वोटों में से मुर्मू को 748 वोट मिले, जबकि सिन्हा को 208 वोट मिले। उन्होंने कहा है कि वोट वैल्यू के हिसाब से कुल 5,23,600 में से मुर्मू को 3,78,000 जबकि यशवंत सिन्हा को 1,45,600 वोट मिले। दूसरे राउंड में रियासती असम्बलियों में MLA के डाले गए वोटों की गिनती की जा रही है। सदारती इंतखाबात में 99% वोटर्स ने अपना हक राय दही से इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार सदारती इंतखाबात में कुल 4,796 वोटर्स थे, जिनमें से 99% ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। 11 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी में 100% वोटिंग हुई। सदारती इंतखाबात के लिए दिल्ली और पुडुचेरी समेत 30 मकामात पर वोटिंग हुई। इस इंतखाबात में राज्यसभा और लोकसभा के अरकान के अलावा रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की कानून साज असम्बलियों के साथ मुंतखब नुमाइंदों को भी वोट डालने का हक हासिल था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुल्क के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सफदरजंग में हामिला खातून को दाखिल करने से इनकार करने के बाद अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाहर बच्चे को जन्म देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामला सामने आने के बाद मरकज़ी वजारत सेहत की टीम सफदरजंग अस्पताल पहुंची। ये टीम इस मामले में मुंसलिक तमाम हक़ाइक़ जमा करेगी। इस दरमियान 5 डॉक्टरों को मुअत्तल कर दिया गया है। इससे पहले दिल्ली ख़वातीन कमीशन ने इस मामले पर सफदरजंग अस्पताल से जवाब मांगा था और इस वाक़े को शर्मनाक बताया था। दिल्ली खातून कमीशन की चीफ स्वाति मालीवाल ने कहा था कि हमने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा, इसमें एक खातून की सफदरजंग अस्पताल के बाहर डिलीवरी हो रही है। साथ में ही खड़ी खातून जो डिलीवरी करवा रही है वो कह रही है कि वो खातून रात भर अस्पताल के बाहर पड़ी रही और उसे एडमिट नहीं किया गया। ये शर्मनाक है। मैंने मामले में सफदरजंग अस्पताल को नोटिस जारी किया है। वहीं मुल्क के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक सफदरजंग अस्पताल ने इस
الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی پالیسی ہے کہ کسی بھی مریض کو داخلے سے منع نہیں کیا جاتا اور خاتون کو اسپتال میں داخلے کے کاغذات دیے گئے لیکن وہ ان کے ساتھ واپس نہیں آئی۔ ویڈیو میں کچھ خواتین ڈیلیوری کے دوران ساڑی کے دوپٹے پردے میں حاملہ خاتون کے ارد گرد کھڑی نظر آ رہی ہے۔ کچھ نرسیں بھی موقع پر دکھائی دے رہی ہے۔ خاتون کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ اسپتال نے اسے پیر کو داخل نہیں کیا اور اس نے رات ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے باہر گزاری۔ ہسپتال میں ایک بیان میں کہا ہے کہ 21 سالہ خاتون کو 18 جولائی کو دادری سے ریفر کیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ چونکہ صفدرجنگ اسپتال میں مریض سے انکار کی پالیسی نہیں ہے، اسی دن شام 7:15 بجے ڈیوٹی پر موجود ایک سینئر ڈاکٹر نے خاتون کو معائنہ کیا اور خاتون کی حالت 33 ہفتے اور 6 دن کے حاملہ پائی گئی۔ مریض کو داخل ہونے کی پیشکش کی گئی لیکن وہ داخلے کے کاغذات لے کر واپس نہیں آئی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ جموں و کشمیر اور لداخ کی ہائی کورٹ نے جمعرات کو کشمیری پنڈت سنگھرش سمیتی کے جانب سے دائر ایک مفاد عامہ کی عرضی کو نمٹا دیا۔ عرضی میں سمیتی نے دعویٰ کیا تھا کہ وادی میں مذہبی اقلیتوں کو عسکریت پسندی سے براہ راست خطرہ ہے اور انہیں باہر کے محفوظات مقامات پر منتقل کیا جانا چاہیے۔ چیف جسٹس پنکج متل اور جسٹس جاوید اقبال وانی پر مشتمل عدالت کی ڈویژن بینچ نے مشاہدہ کیا کہ یہ بات عام ہے کہ انتظامیہ جموں و کشمیر میں مذہبی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کر رہی ہے اور ٹارگیٹ کلنگ سے بچنے کے لیے ایک مضبوط میکانزم تیار کر رہا ہے تاکہ ٹارگیٹ کلنگ کے واقعات کی تحقیقات کی جا سکے۔ بینچ نے مزید کہا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل نے اسپیشل ڈی جی سی آئی ڈی جموں و کشمیر کا ایک بیان سیل بند لفافے میں پیش کیا ہے جس میں مذکورہ بالا تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن احتیاط برتی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ کشمیر پنڈت سنگھرش سمیتی 808 کشمیری پنڈت خاندانوں کا ایک گروپ ہے جنہوں نے 1990 کی دہائی میں جموں و کشمیر میں ناساہد حالات کے سبب وادی سے نقل مکانی کی تھی۔ اس تنظیم کے سربراہ سنجے ٹکو ہے اپنی درخواست میں کہ پی ایس ایس نے کشمیری پنڈتوں کے خلاف تشدد میں اضافے کے باوجود انہیں وادی چھوڑنے کی اجازت نہ دینے میں سرکار کی مبینہ بے حسی کی مذمت کی تھی۔ عرضی گزاروں نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ مرکزی اور جموں و کشمیر انتظامیہ وادی میں مقیم مذہبی اقلیتوں کی زندگیوں کو محفوظ فراہم میں ناکام ہوئی ہے کہ پی ایس ایس نے پی آئی ایل میں وادی کشمیر سے پنڈتوں کو نقل مکانی کا مطالبہ کیا اور انتظامیہ کے متعلقہ عہدیداروں کو طلب کیا جائے تاکہ پنڈتوں کے تحفظ کے لیے کی جانے والی پالیسی اور طریقہ کار کی وضاحت کی جائے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اٹلی میں قبل از وقت انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے کیونکہ صدر سرجیو ماتاریلا نے وزیر اعظم ماریو ڈریگی کے استعفیٰ کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے۔ اٹلوی صدر سرجیو ماتاریلا نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے اور وزیر اعظم ماریو ڈریگی کے استعفیٰ کے بعد قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں گے۔ اے ایف پی کی خبر کے مطابق صدر ماتاریلا نے ایک مختصر ٹیلی ویژن خطاب میں کہا ہے کہ وزیر اعظم ڈریگی کے استعفیٰ کے چند گھنٹے بعد اٹلی کے تازہ ترین سیاسی بحران کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اٹلوی وزیر اعظم ماریو ڈریگی نے اپنا استعفیٰ صدر سرجیو ماتاریلا کے حوالے کر دیا تھا۔ وزیر اعظم کا استعفیٰ ان کی مخلوط حکومت میں شامل 3 بڑی پارٹیاں 5 اسٹار موومنٹ، سینٹرل رائٹ، فورزا اٹالیا اور انتہائی دائیں بازو کی لیگ کی جانب سے بدھ کو حکومت میں اعتماد کے ووٹ کا بائیکاٹ کرنے کے بعد آیا ہے۔ تاہم اٹلوی صدر سرجیو ماتاریلا نے اس استعفیٰ کو مسترد کر دیا تھا اور ان سے رہنے اور کوئی حل تلاشی کرنے کی اپیل کی تھی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ 2008 میں سڑک جام کرنے پر اعظم خان سمیت 9 لوگوں کے خلاف ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے۔ اس معاملے میں اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم جمعرات کو مراد آباد ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں پیشی کے لیے آئے تھے۔ عدالت نے انہیں اگلی سماعت کے لیے 28 جولائی کو دوبارہ حاضر ہونے کو کہا ہے۔ کورٹ سے باہر نکلنے کے بعد اعظم خان نے نام لیے بغیر ریاست
की योगी हुकूमत पर तनकीद के साथ ही लुलु मॉल तनाज़ुर पर आज़म खान ने कहा कि हमने न लुलु को देखा है और न ही लुलो को देखा। आज़म खान ने मीडिया के सामने तंज़िया लहजे में कहा है कि मैं मुल्ज़िम हाजिर हूँ, मैं ऐसा मुल्ज़िम हूँ जो बकरी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, फर्नीचर चोर, मैं ऐसा चोर हूँ जो 4 बार वज़ीर, 10 बार MLA और 2 बार MP रहा। मेरी अहलिया एक स्टैंड प्रोफेसर और 1 बार राज्यसभा की रुकन और 1 बार कानून साज असम्बली की रुकन रह चुकी है। मेरा बेटा गुलकोटिया यूनिवर्सिटी से M.Tech पास के साथ ही 2 बार MLA है। हम सब ने मिलकर वज़ीर रहते हुए शराब की दुकानें लूटी, डाका मारा और 16,900 रुपये लूटे। आज़म खान ने मज़ीद कहा है कि हमारे सियासी रहनुमाओं का लेवल देखिए, नज़रियात देखिए। यूनिवर्सिटी का बानी, बोर्ड के 4 स्कूलों का बानी, मैं मुल्क का नंबर 1 माफिया हूँ। आज़म खान ने कहा है कि मैं बकरी चोर हूँ, यूनिवर्सिटी का बानी हूँ, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। मेरा कसूर यह है कि मैं बच्चों के हाथों में कलम देना चाहता हूँ और वो पेचकस देना चाहते हैं, गाड़ियाँ सही करें, पंचर बनाए। मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ, मैं सुनाई नहीं देता, इसलिए मुझे सियासत दिखाई नहीं देती। लखनऊ में लुलु तनाज़ुर पर कहा कि हमने न लुलु को देखा है और न ही लुलो को देखा है। हम आज तक मॉल में गए नहीं, जो लोग गए हैं उनसे पूछिए। लखनऊ में लुलु मॉल को लेकर एक विवाद चल रहा है। अमा हमने ना लुलु देखा ना लुलु देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं, जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए। लुलु लोलो टूलू टोलो क्या साला यार, बताओ ये भी कोई बात है? लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इराक के नीम खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान के सूबा दुहूक में वाक़ सियाहती मकाम में बुध के रोज़ बमबारी में 8 अफराद हलाक और 23 ज़ख्मी हो गए हैं। तोप खाने की बमबारी दोपहर 1:50 पर हुई। जॉइंट ऑपरेशन कमांड के मीडिया ऑफिस ने एक बयान में कहा है कि इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म दिया और वज़ीर ख़ारिजा फवाद हुसैन और कई फ़ौजी कमांडरों को जायवुकुआ पर भेज दिया है। इस हमले के बाद इराक़ ने इंक़रा से अपने चार्ज डी ऑफिसर्स को मुशावरत के लिए वापस बुलाने का फ़ैसला किया है और शिमाली इराक़ की सियाहती मकाम पर महलिक बमबारी पर तुर्क सफ़ीर को तलब किया है। ज़राए के मुताबिक इराक़ी वज़ारती कौंसल बराए कौमी सलामती ने बुध को तोपखाने के हमलों पर एक हंगामी इजलास मुनक्कद करने के बाद उसका ऐलान किया है। इराक़ ने तुर्की पर अपने नीम खुद मुख्तार इलाके दोक सूबे में रिजॉर्ट पर हमला करने का इल्ज़ाम आयद किया, ताहम इक़रा ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। इराक़ी वज़ारत कौंसल ने एक बयान में कहा है कि तुर्की इराक़ की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जियों को रोकने की इराक़ के मुतालबात को नज़रअंदाज कर रहा है और अच्छे पड़ोसी के उसूल के तौहीन कर रहा है। कौंसल ने इस हमले के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए तुर्की में नए सफ़ीर भेजने से मना करने और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में शिकायत दर्ज कराने का हुक्म देने का भी फ़ैसला किया है। फ़िलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।